हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया एक लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम पहले लेक्चर में पढ़े थे कि हमारा जो चार्ज ही फोर्स डेवलप कर सकता है। जो चार्ज दोनों टाइप का होता है, एक स्टेशनरी एक मूविंग चार्ज है। वो स्टेशनरी चार्ज जो फोर्स डेवलप करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मूविंग चार्ज हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप करता है। बट हम स्टैटिक चार्ज के बारे में आज पढ़ेंगे कि एक चार्ज दूसरा चार्ज के ऊपर एक फोर्स डेवलप करता है। जो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इफ सेम चार्ज देयर आर टू सेम चार्ज, दैट मीन्स वो दोनों में रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। इफ द टू चार्जेस आर डिसिमिलर और अपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। तो सपोज आज हम पढ़ेंगे ये फोर्स का वैल्यू कितना है और किस किस फैक्टरों पर में ये डिपेंड करता है, आज हम पढ़ेंगे। सपोज पहले हम चार्ज के बारे में थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। सपोज हम पढ़ चुके थे यूनिट, हमारा सिंबल जो हुए, सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल क्या होता था? क्यू। ठीक है, हमारा जो सिंबल होता था क्या? क्यू। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता था? देखिए, यूनिट कूलम, कूलम जिसको हम सी में रिप्रेजेंट करते थे। सपोज यहाँ पर दोनों चार्ज है, सपोज यहाँ पर दोनों चार्ज है। सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2। सपोज इसका भीतर जो डिस्टेंस है दैट इज R। बट ये जो दोनों चार्ज है, कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। दीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस, वेरी स्मॉल चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव। सपोज हम मान लिया ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका बीच कौन सा फोर्स होगा? ना रिपल्सिव फोर्स। Q1 Q2 को एक फोर्स डेवलप करेगा इस डायरेक्शन में, जिसका नाम क्या होगा? F21 फोर्स। ए वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स डेवलप, तो फोर्स का नाम 2 1। दैट मीन्स ऑन 2 मतलब ऑन, 1 मीन्स बाय। 1 के द्वारा होता है किसका ऊपर? 2 के ऊपर। Q2 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स डेवलप करा, जो फोर्स का नाम कितना होगा? F12 होगा। इसका वैल्यू मतलब क्या? ना Q2 Q1 के ऊपर करता है और कौन करता है? Q2 करता है। तो इसीलिए जिसका ऊपर होता है वो पहला हम लिखते हैं, उसके बाद हम ये जो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी वो जो बोलता है ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे होगा? देखिए, पहले ये इसका डायरेक्शन अलग है, बट मैग्नीट्यूड F12 का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस इज इक्वल टू F21 ही होगा। देखिए, इसका मॉडुलस मतलब इसका डायरेक्शन लेस हो गया, इसका मैग्नीट्यूड के बराबर है। बट ये जो F12 है माइनस ऑफ F21 है। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन राइट साइड में जाता है, इसका लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो हम आज पढ़ेंगे उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, वो बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, the magnitude of this force is directly proportional to the product of charges। जो चार्ज है उसका प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के ऊपर जो डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं दैट फोर्स। सपोज F21 भी मान सकते हैं, F21
मैग्नीट्यूड हम इक्वल भी मानते हैं, F12 को इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसका नाम में दे दिया फोर्स। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F के हिसाब से। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट मतलब Q1 एंड Q2, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट, दैट फोर्स is inversely proportional to the square of distance between them। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, ये जो डिस्टेंस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये 2 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इन्वर्सली मतलब ये वैल्यू बढ़ने से ये वैल्यू घट जाएगा, ये वैल्यू घटने से ये वैल्यू बढ़ जाएगा। थर्ड क्या बोलता है, दिस फोर्स follows inverse square law। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, ये वाला ये जो 1/r², इसको इन्वर्स बोलते हैं, 1/r², स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, तो इसका नाम है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो। इसीलिए ये फोर्स को हम लॉन्ग रेंज फोर्स भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स भी बोलते हैं। जो फोर्स हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा उसको लॉन्ग रेंज फोर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड क्या है ना, इसका डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स का वैल्यू उतना स्क्वायर टाइम्स घटेगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या पढ़े, चार्ज का वैल्यू जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये चार्ज ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका फोर्स भी उतना अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंबाइनिंग करेंगे, कंबाइनिंग द 2 इक्वेशंस, व्हाट शैल वी गेट। अभी हम देखेंगे ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे। सो देखिए, कंबाइनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वेशंस, वी गेट क्या, देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा ना, दैट इज Q1। सो ये प्रोपोर्शन को हम जब उठा देंगे, एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, इक्वल दे दिया तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम दे दिया कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू इतना न्यूटन है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड। बट फोर्स एक कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, पहले हम एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को, दैट मीन्स एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे और एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए एफ वेक्टर हम लिख दिया, दैट मीन्स कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r² इंटू यूनिट वेक्टर, ये यूनिट ये मैग्नीट्यूड है ना, ये टोटल वैल्यू मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा फुल वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स देखिए फॉर्मूला क्या है कि हमारा सपोज r एक फुल वेक्टर है, समझ में आ रहा है, r एक फुल वेक्टर है। फुल वेक्टर मतलब अभी देखिए फुल वेक्टर मतलब क्या होता है कि r का मैग्नीट्यूड इनटू r का यूनिट वेक्टर, और r का यूनिट वेक्टर
इज इक्वल टू आर का फुल वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। ये है रूल, ये वेक्टर रूल है, आपको जानना जरूरी है, जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड था ना, मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करने से यूनिट वेक्टर हमारा फुल वेक्टर मिलेगा, तो इसीलिए इसको फुल वेक्टर लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसको ये यूनिट वेक्टर में लिख दिया, इसको फुल वेक्टर में कैसे लिखेंगे, देखिए एफ इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर फुल वेक्टर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 आर फुल वेक्टर अपॉन आर क्यू भी हम लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म, ये फुल वेक्टर फॉर्म में हम लिख दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों प्रकार में हम लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई भी टाइप का आंसर आ सकता है, क्वेश्चन कोई भी आंसर आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए ये तीनों प्रकार आपको जानना जरूरी है। तो ये तीनों प्रकार जानना है, बट मैग्नीट्यूड कौन सा है, ये फुल वेक्टर के साथ कौन सा है, ये ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर के साथ। तो मैग्नीट्यूड हम पहले जान चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड को अभी लिखेंगे। देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा देखिए हम जान चुके हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना न्यूटन है। ये सब का जो हमारा यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अभी देखिए वो जो ये कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, कूलम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है और ये जो इसका यूनिट कितना है। देखिए हम जो पहले बताए थे ये दोनों चार्ज है ना, Q1 Q2 था, उसका डिस्टेंस था R। ये जो दोनों चार्ज, इसका अंदर कौन था, फ्री स्पेस था और एयर था। एयर और फ्री स्पेस को हम एक ही मानते हैं। तो अभी जो फ्री स्पेस और एयर था, तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट का वैल्यू समथिंग डिफरेंट हो जाएगा। अलग कोई मीडियम रहने से दोनों चार्ज के बीच ये वैल्यू अलग हो जाएगा। सपोज इन फ्री स्पेस में हम पहले देखेंगे, उसके बाद अदर मीडियम में देखेंगे। तो इन फ्री स्पेस तो वो वैल्यू बोलता है कूलम्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹ ही होगा, बट इसका यूनिट कितना होगा, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ये रेडियस का मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा ना, नहीं, कूलम इंटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, और एक बार आराम से समझिए। इसको हम लिख सकते हैं F × R स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख दिया। सो कूलम्स कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10⁹ फ्री स्पेस में और एयर में, और इसका जो यूनिट है इतना। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये सब जो पढ़ेंगे हम, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू क्यों ऐसा हुआ, इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो पूरा दिया गया है, कैसे कैसे क्यों हुआ। तो ये सब बीट बाय बीट हम पढ़ेंगे। अभी हम इसको पढ़ाने के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है और यहाँ पर इसको मैं डाल दूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको
खाली याद रखना है कि इसका वैल्यू इतना है, इसका यूनिट इतना है। सो जो फोर्स है ये वैल्यू इतना है। अभी देखिए तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है। देखिए हम देखेंगे तो जनरली हमारा फोर्स हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच मोर देन फोर्स बाय ग्रेविटेशन। दैट मीन्स कितने टाइम्स ना ये वैल्यू जनरली फोर्स इलेक्ट्रिकल इज 10 to the power 42 टाइम्स ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन। इन जनरली हम इसको मानते हैं। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखिए क्यों ज़्यादा है। देखिए हम एक बोल्ट में नॉट डाल दिया तो नॉट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर भी वो नीचे नहीं ला सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों चार्ज के अंडर जो फोर्स डेवलप हो गया था वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जब हमारा हेयर कम करते हैं उसके बाद हमारा हेयर डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हमारा कॉम्ब और हेयर के बीच जो हमारा फ्रिक्शन होता है, जहाँ पर दोनों चार्ज फॉर्म होता है, उसके बाद इसका अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है दैट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए ग्रेविटी इसको नीचे ला नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज़्यादा है। जो दोनों चार्ज के अंदर जो फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसका वैल्यू इतना है। अभी चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, ये चार्ज कैसे बिहेव करता है और ये चार्ज कैसे मूव करता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे चार्ज फॉर्म कर सकता है और इसका वैल्यू कितना होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।